कमला देवी और घोरीलाल के 2 बेटे थे। दोनों को बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। पढ़ाई, शादी सब कर्जे के बल पर हुआ और अब कमला देवी और घोरीलाल उन्हीं कर्जों में डूबने लग गए थे। अम्मा, कब से वो साहूकार पैसे मांगने आ रहा है, दे दो ना पैसे। बहू, पैसे होने भी तो चाहिए ना देने के लिए। तुम्हारी शादी के कर्जे खत्म हुए नहीं थे कि छोटे बेटे के कर्जे लग गए। क्या सुबह सुबह ताने मारने लग जाती हो आप सासू माँ? मैं ताने कहाँ मार रही हूँ, मैं तो बस अपनी जिंदगी की मुश्किलें बता रही हूँ। बड़े बेटे की नौकरी लग जाएगी तो सोचा था कुछ पैसे चुका दूंगी, पर हाँ, जैसे बड़े बेटे की पत्नी तो है ही नहीं, वो सारे पैसे आपके ऊपर उड़ा देगी। नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। मैं ऐसा नहीं कह रही। हाँ, हम दोनों तो बस गलत ही समझती रहती हैं। सबसे सही तो आप हो, है ना? हमारी शादी के लिए हमने बोला था कर्ज लेने के लिए, नहीं ना? आपने लिया ना कर्जा, अब आप ही चुकाइए। हाँ, और नहीं तो क्या, बस ताने सुनाने हैं। कर्जे लेते वक्त तो हमको नहीं पूछा था, तो अब हमसे क्यों मांग रही हो? जल्द ही घर में पैसों को लेकर बहुत सारे झगड़े होने लग गए। दोनों भाई एक दूसरे को सुनाते रहते कि किसकी वजह से माँ बाप को ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। रोज रोज इस घर के झगड़े देखकर थक गई हूँ मैं। इससे अच्छा मैं अपने पापा के घर में ही रह लेती। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। रुको मेरी प्रिय, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। छोटा बेटा घर जमाई बनकर बहू के घर में रहने लग जाता है। माँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। इतने बड़े शहर में अकेले मैं नहीं रह सकता, तो अपनी बीवी को मैं साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ, और मुंबई में खर्चा भी तो कितना होता है। हम दोनों को अपना घर चलाने में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो पैसों की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना हमसे। एक ही महीने के अंदर उनका घर खाली पड़ गया। कमला की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। दोनों पति पत्नी बहुत मुश्किल से एक वक्त का खाना बना पाते थे। तभी एक दिन साहूकार अपने लड़कों को लेकर उनके घर आता है। तुम दोनों की उम्र का लिहाज करके मैंने 1 साल इंतजार कर लिया। अब बस बहुत हुआ। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है, और वो मुझे अच्छे से आता है। साहूकार के लड़के कमला के घर से टीवी और बाकी कुछ सामान ले जाते हैं। साहूकार जी, भगवान के लिए ये तमाशा रोक दीजिए। मैं आपको अगले महीने जरूर पैसे दे दूंगी। मेरे बेटे की नौकरी लग गई है मुंबई में, मैं उससे कुछ पैसे मांग लूंगी। बहुत सुन लिया तुम्हारे बेटे की नौकरी के बारे में। पूरे गांव में चर्चा हो रखी है तुम्हारा बड़ा बेटा मुंबई में अय्याशी कर रहा है, तो उसने तुम्हें भी पैसे भेजे ही होंगे। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ऐसे ही तुम्हारा सारा सामान बेच के अपना कर्जा चुका लूंगा। साहूकार घर के आधे सामान ले जाता है। अब कमला और घोरीलाल जमीन पर सोने लगे थे। एक तरफ के पैसे देने के लिए दूसरे तरफ से उधारी मांगनी पड़ती है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। इस बार अगर बिजली का बिल नहीं दिया तो वो हमारा कनेक्शन काट देंगे। मैं कुछ करता हूँ कमला। 2 नौजवान बेटे तो बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले गए, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। घोरीलाल अपने पुराने मालिक के पास जाता है, उससे काम मांगने। मालिक उसकी उम्र और हालात देखकर उसे काम देने से मना कर देता है। घोरीलाल उस दिन पूरे गांव में काम ढूंढते हुए फिरता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। कोई काम मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। ये रोज का सिलसिला बन गया। घोरीलाल रोज घर से काम की खोज में निकलता और रोज उदास होकर वापस आ जाता। कमला किसी तरह घर का खाना बना रही थी, पर अब राशन भी खत्म होने को आया था। सुनिए, मेरे पास ये सासू माँ का दिया हुआ मंगलसूत्र है। ये शायद सोने का है, इसे बेच देते हैं। हे ईश्वर, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है। एक औरत अपनी सुहाग की निशानी बेच रही है और उसका पति कुछ नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, जब हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे तो हम फिर से नया मंगलसूत्र खरीद लेंगे। अभी इसे बेच देते हैं, कुछ पैसे आएंगे तो घर में राशन आएगा।
हाँ, वैसे भी अब गांव में कोई दुकान नहीं बची जहाँ से हमने उधार ना लिया हो। कोई भी हमें पैसों के बिना उनके दुकान के अंदर जाने नहीं देगा। घोड़ीलाल और कमला उदास होते हुए मंगलसूत्र बेच देते हैं। वो जैसे सोनार की दुकान से थोड़ी खुशी के साथ निकल रहे थे, उन्हें साहूकार ने देख लिया। ओहो, गरीब पति पत्नी सोने की दुकान से पैसे लेकर निकल रहे हैं। मेरे पैसे तो चुकाए नहीं और खुद ऐश करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है। जरूरत तो हमें भी है। चल ला इधर, ये मेरे पैसे हैं। साहूकार जबरदस्ती सारे पैसे छीन लेता है। कमला और उसके पति साहूकार के नौजवान लड़कों के सामने कुछ नहीं कर पाते और उनका एक आखिरी आसरा, जो कि उस मंगलसूत्र के पैसे थे, वो भी उनसे छिन जाता है। हे भगवान, अब तो मुझे मरने के अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा है इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का। ऐसा मत कहो कमला, मुझे पूरा विश्वास है हमारी किस्मत पलट जाएगी। हम हमेशा ऐसे गरीब नहीं रहेंगे। दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए घर की तरफ बढ़ने लग गए। तभी पीछे से सोनार उनकी तरफ चिल्लाता हुआ आता है। अरे घोरी, सुन, रुक रुक रुक, तुम दोनों की लॉटरी लग गई है। क्या मतलब है आपका भाई साहब? बहन जी, आपने जो मंगलसूत्र बेचा है उसमें एक ऐसा अनमोल रतन लगा हुआ था जिसकी कीमत हजारों लाखों नहीं करोड़ों में थी। आपकी 3 पुश्ते भी घर बैठ के पैसा उड़ाएंगी तो भी खत्म ना होगा, इतने पैसे मिलेंगे उसके। क्या बात कर रहे हो मंटू, सच में? पर वो तो मेरी दादी का मंगलसूत्र था जो मेरी माँ को मिला था। ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता थी? भाई मेरे, ऐसे बहुत सारे रतन हैं दुनिया में जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है, और अब तुम्हारे इसी मंगलसूत्र की कीमत है 100 करोड़। 100 करोड़? हाँ, 100 करोड़? हाँ हाँ, सही सुना तुमने, 100 करोड़। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। सोनार उस रतन को अमेरिका के एक इंसान को बेच देता है और सारे पैसे लाकर कमला और घोरी के हाथों में रख देता है। दोनों अपने पैसों से एक आलीशान बंगला, गाड़ी और कई सारी चीजें लेते हैं। धीरे धीरे उनके पैसों की खबर दोनों बेटों के पास पहुंचती है और दोनों झट से घर आ जाते हैं। माँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ, इस जायदाद पे मेरा ज्यादा हक होना चाहिए। माँ, मैं तो तेरा लाडला बेटा हूँ, तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं देगी? तू हमेशा भैया को ही ज्यादा प्यार करती है। जब कर्ज चुकाना था तब माँ किसी की नहीं, अब जब गरीब माँ के पास पैसे हैं तो अब माँ सबकी चहेती हो गई। दोनों बेटे और बहू शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लेते हैं। निकल जाओ हमारे घर से अभी के अभी, ये पैसे किसी के नहीं हैं। जैसे मुश्किलों के वक्त तुम दुम दबा के निकले थे, अभी वैसे ही निकल जाओ यहाँ से। घोरीलाल छड़ी लेकर अपने बेटों और बहू के पीछे भागते हुए उन्हें घर और गांव से बेदखल कर देता है और दोनों पति पत्नी अपनी आलीशान जिंदगी जीने लगे। कहानी रीना की है, जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उसके पिता रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी शादी शीला से कर ली थी, जो कि खुद एक गरीब परिवार से थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। शादी के बाद, देखो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी रीना और बेटे सोनू के लिए की है। मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, मकान भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को माँ का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी मात्र इतनी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूँ तो आप मुझे टोकिए नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कमी नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो समय मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरू में तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर एक रोज वो रमेश के जाने के बाद उसकी बीवी की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने शीला को छूने तक से मना किया था।
तभी वहाँ बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी माँ की अलमारी क्यों खोल कर देख रही हैं? पापा ने मना किया है ना आपको ये छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझ कर काम करना होगा। अरे बेटा, वो तो हम देख रहे थे कि तुम्हारे पापा का कोई कपड़ा धोने वाला है, तो मशीन में चला देंगे। अब क्या है ना, पापा को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो साफ सुथरा चाहिए ना। सोनू को भी नई माँ की बात ठीक लगती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार जब घर पर कोई नहीं होता तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा बक्सा किस चीज का है? जैसे ही वो बक्सा खोलती है, उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर ललचा जाता है। हे भगवान, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इनको तो पता चल जाएगा, बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं, फालतू पुलिस का लफड़ा, क्या करूं? हाँ, एक आइडिया। शीला अगले दिन जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है ज्वेलरी वाले के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लो अपने दिमाग में। ऐसे ही एक एक गहना नकली बनवाना है मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले दिन शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीला, सुनिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 साल की रीना से ढेर सारा काम करवाती है। क्या हुआ जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही ना शीला। अच्छे लोगों को देखकर तेरी शादी करवाई थी, लेकिन तू तो देख माँ, किसी और का बच्चा पालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और मैंने ये शादी सिर्फ आप लोगों के लिए की है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों को पालने के लिए की है। ये ले गहने। शीला जब माँ को गहने दे रही थी तब रीना उन्हें देख रही थी। रीना की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीना पर पड़ जाती है। माँ, ये गहने इनकी पहली पत्नी के थे, लेकिन मैंने वैसी ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने प्यारे हैं ना माँ। अब छोटी की शादी अच्छे घर में होगी। शीला शादी के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीना से कहती है कि रीना, देखो, तुम 10 साल की हो गई हो, लड़कियों को घर का सारा काम आना चाहिए, इसीलिए आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुमको करना है। पापा पूछे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है, समझी? फिर वो बेटे से कहती है, तुम अब इस लायक हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, पापा पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी सारा दिन घर का काम करती और बेटा घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता। अरे रीना, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से बेचारा भूखा है। दे दिया था माँ। तो क्या पागल हो गया है वो जो रोया जा रहा है? अब तू ज्यादा चालाकी कर रही है रीना। मेरे बेटे का खाने पीने में कोई ख्याल नहीं रखती है। माँ, अब हम लोग तब बड़े हो गए हैं, क्या वो छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है? उसको बोलो नौकरी करे। सोनू भी तो नौकरी करता है ना आखिर। हाँ करता है, लेकिन वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो तरक्की होकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी शादी के लिए सोचा जाए। पर अब तो लग रहा है उसकी शादी से पहले तेरी शादी तय करनी पड़ेगी। शीला रीना की शादी एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 नंदे होती हैं। शीला को लगता है कि वो सब मिलकर रीना को खूब परेशान करेंगी, लेकिन होता उल्टा है। एक दिन शीला रीना के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास, अरे आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से मिलने आई थी। हाँ, लेकिन बहू हमारी आराम कर रही है, बेटियों को बोलती हूँ खाना पानी के इंतजाम के लिए। अरे
काम करवाया करो बहू से। वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, उफ न करती थी वो। हाँ हाँ, बहुत काम कर चुकी है मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई हैं ये बताइए। शीला को सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े वक्त के बाद शीला के पति की मौत हो जाती है। देख, तेरे पिता तो रहे नहीं, तेरी भी शादी हो गई है। अच्छा है तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला आराम से अपने सगे बेटे बहू के साथ जीवन जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उसे देखने नहीं जाती। लेकिन एक दिन, भाई माँ का क्या हाल है? पता नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, पर जब से घर से निकाला है बस गृहस्थी ही बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन माँ को देखने पिता के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे माँ, ये क्या हो गया? आप तो सूख कर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारा गहना पैसा सब ले गई। आज मैं यहाँ एक रोटी को भी मोहताज हूँ। फिर दोनों भाई बहन माँ की सेवा करते हैं।